हमने रेगुलेशन देख रहे हैं किडनी के फंक्शंस का। कल हमने देखा था 3 चीजें इन्वॉल्व हैं किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने में। पहला क्या था? वो हाइपोथैलेमस। पहला क्या है? हाइपोथैलेमस। दूसरा था जेजीएच और तीसरा था हार्ट। ठीक है, सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक हार्ट भी होगा। ठीक है, अब कल हमने किसका देखा था? हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस जो है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है। 2 हार्मोन कौन से? एडीएच का नाम है वैसोप्रेसिन। ठीक है, दूसरा तुमने अभी पढ़ा नहीं है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, वो केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस जो है वो बनाता भी है और रेगुलेट भी कर रहा है, लेकिन स्टोर कौन करेगा वैसोप्रेसिन को? पिट्यूटरी। स्टोर कौन करता है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट? न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन बनाया, हार्मोन का नाम है एडीएच। हार्मोन का नाम क्या है? एडीएच या वैसोप्रेसिन। ये हार्मोन गया पिट्यूटरी तक, पिट्यूटरी ने इसको स्टोर किया और स्टोर करने के बाद इसको रिलीज कर दिया। ठीक है, तो एडीएच को या वैसोप्रेसिन को रिलीज करता है और स्टोर करता है पिट्यूटरी का कौन सा पार्ट? न्यूरोहाइपोफाइसिस। और एडीएच ने क्या किया? जो यूरिन से बहुत ज्यादा वाटर निकल रहा था, जो डायूरेसिस हो रहा था, उस डायूरेसिस को एडीएच ने प्रिवेंट कर लिया, इसीलिए इसका नाम हमने रखा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए दूसरा आता है हमारे पास जेजीए। दूसरा क्या है? जेजीए। ये भी एक रेगुलेटरी रोल प्ले करता है और इसका रोल बहुत कॉम्प्लेक्स है। अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। पढ़ चुके ना ये तो हम कि जब भी तुम्हारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम होगा या ग्लोमेरुलर बीपी कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, इन तीनों में से अगर एक भी चीज कम हुई है तो कौन से सेल्स एक्टिवेट होंगे? जेजी सेल्स। कौन से सेल्स एक्टिवेट होंगे? जेजी सेल्स एक्टिवेट होंगे, जो कि रिलीज करेंगे रेनिन। क्या रिलीज करेंगे? रेनिन रिलीज करेंगे। अब रेनिन क्या करता है? कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2। अब रेनिन का काम क्या है कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजन। हमारे ब्लड में क्या है? एंजियोटेंसिनोजन। ये रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को बदल देता है एंजियोटेंसिन 1 में। किस में बदल देगा? एंजियोटेंसिन 1। और एंजियोटेंसिन 1 को बदल देगा एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 1 को किस में बदल देगा? एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये है एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसो मतलब ब्लड वेसल्स से रिलेटेड है और कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन कराने वाला। ठीक है, तो जो एंजियोटेंसिन 2 है ये है एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब ब्लड वेसल्स को क्या कराएगा? कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीजेस द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। और अगर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ग्लोमेरुलस के अंदर आने वाला ब्लड भी बढ़ जाएगा, यानी ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। अगर फ्लो बढ़ गया तो फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो चीज कम हो गई थी उसको हमने अब बढ़ा दिया, मतलब रेगुलेट कर दिया। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 also activates the adrenal cortex to release एल्डोस्टेरोन। अब हमारी किडनी है ना, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, दोनों किडनी के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट है। उस ग्लैंड का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ग्लैंड का नाम क्या? एड्रिनल ग्लैंड। अब जैसे किडनी के अंदर 2 पार्ट थे, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, इसी तरीके से एड्रिनल ग्लैंड में भी क्या होता है? आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स और इनर पोर्शन मेडुला। ठीक है, तो ये जो एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन 2, ये एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। किसको एक्टिवेट करेगा? और एड्रिनल कॉर्टेक्स अब रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। एल्डोस्टेरोन causes reabsorption of Na positive and water from the distal part of the tubule। एल्डोस्टेरोन क्या कहेगा? एल्डोस्टेरोन डीसीटी को बोलेगा कि तुम क्या करो? Na पॉजिटिव और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लो। ठीक है, एल्डोस्टेरोन किसको बोलेगा? डीसीटी को। क्या बोलेगा? कि Na पॉजिटिव और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लो। उसके बाद दिस ऑल्सो लीड्स एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। इसकी वजह से भी क्या होगा? जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ग्लोमेरुलस में आने वाला ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ गया तो फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा, तो जीएफआर भी
बढ़ जाता है। तो हमने क्या देखा था, हमारा जीएफआर कम हो गया था। अब जीएफआर को बढ़ाने के लिए रोल में कौन आया, एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा है इसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म का नाम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। चलो अब तुम बताते जाना मेरे को। कल जो हमने पढ़ा था वो तो रोल पढ़ा था हाइपोथैलेमस का, है ना, थ्रू एडीएच या वैसोप्रेसिन। अब दूसरा जो रोल आया है वो आया है जेजीए का। जेजीए की फुल फॉर्म क्या है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। अब जेजीए जो है ये कब काम करेगा, जब या तो हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो गया या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो गया या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया। अगर इन तीनों में से कोई भी कम हुआ है तो उसकी वजह से हमारे कौन से सेल्स एक्टिवेट होंगे, जेजी सेल्स एक्टिवेट होंगे, यानी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स अगर एक्टिवेट हो गए तो वो रिलीज करेंगे रेनिन। क्या रिलीज करेंगे, रेनिन। अब रेनिन क्या करेगा, जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है क्या, एंजियोटेंसिनोजन। हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन है। ये रेनिन क्या करता है, इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 1 में। और एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन एंजियोटेंसिन 2। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 के तुम्हें दो काम याद रखने हैं। पहला काम तो क्या है कि ये है एक वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ गया तो फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा, यानी जो हमारा जीएफआर है वो अब बढ़ के नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, पहला काम तो इसका वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर का। दूसरा काम ये किस पे करेगा, एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टेक्स पे, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पोर्शन पे, यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। ठीक है, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एंजियोटेंसिन 2 काम करेगा। टेंसिनोजन नहीं है, ये एंजियोटेंसिन 2 है। ठीक है, अब एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरॉन। क्या रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरॉन रिलीज करेगा। और एल्डोस्टेरॉन भी क्या करा देता है, ये डीसीटी को बोलेगा कि रीअब्जॉर्प्शन कर। किस किस का, ये डीसीटी से रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। किस किस का, Na पॉजिटिव का और वाटर का। अब इसकी वजह से भी क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो है वो भी बढ़ जाएगा, है ना। ब्लड फ्लो क्यों बढ़ा, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ब्लड फ्लो बढ़ा, ब्लड फ्लो बढ़ा तो जो हमारा जीएफआर है वो भी बढ़ जाएगा, फिल्ट्रेशन भी बढ़ जाएगा। ऊपर से आने वाला प्रेशर बढ़ गया तो ऊपर से ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा ब्लड आएगा तो फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये किसका काम देखा हमने, रेनिन और एंजियोटेंसिन का। इसीलिए इस मैकेनिज्म को बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, कुछ हद तक किडनी को रेगुलेट करने में रोल प्ले करता है हार्ट। हार्ट क्या रोल प्ले करेगा, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द आर्टरी ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ ANF। अगर हार्ट की आर्टरिया तक आने वाला ब्लड बढ़ गया तो हार्ट रिलीज करेगा ANF। क्या रिलीज करेगा, ANF। ANF क्या है, आर्टरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ANF क्या है, आर्टरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अब ऊपर हमने सारे वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर पढ़े हैं, लेकिन ये ANF है वेजो डायलेटर। ANF क्या है, वेजो डायलेटर। तो इसका काम उल्टा है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देगा। अगर कोई चीज डायलेट होगी तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, यानी अब ब्लड प्रेशर कम हो गया। ब्लड प्रेशर कम हो गया तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो गया तो फिल्ट्रेशन भी कम होगा, यानी जीएफआर अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तुम्हें नहीं लग रहा है ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को रोकेगा, है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा था, जीएफआर को बढ़ा रहा था और ये जीएफआर को कम कर रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ये ANF जो है ये चेक है। चेक का मतलब क्या होता है, रोकना। तो ये एक चेक है किसके ऊपर, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है, तो ANF एक वेजोडायलेटर जो ब्लड प्रेशर को
कम कर देता है। और ये जो एएनएफ वाला मैकेनिज्म है, एक्ट एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा हार्ट है, हार्ट में क्या है, आर्टरिया है। अगर आर्टरिया तक आने वाला ब्लड बढ़ गया तो हार्ट समझ जाएगा कि ब्लड फ्लो बढ़ गया। ब्लड फ्लो अगर हार्ट तक आने वाला बढ़ गया तो हार्ट रिलीज करेगा एएनएफ। हार्ट ने क्या रिलीज किया, एएनएफ। एएनएफ क्या है, आर्टरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है। ठीक है, और ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर नहीं है, ये क्या है, वैसो डायलेटर है। वैसो डायलेटर है तो ये ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। ब्लड प्रेशर कम तो ब्लड फ्लो भी कम, ब्लड फ्लो कम तो जीएफआर भी कम। ठीक है, इसीलिए इट इज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, ये रेगुलेशन था हमारा। नेक्स्ट आता है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या है, यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर where it is stored till a voluntary signal is given by the central nervous system। देखो, जो हमारा यूरिन है वो बनाया तो किसने, नेफ्रॉन ने बनाया। किसने, नेफ्रॉन ने। लेकिन इस यूरिन को अब जाना है यूरिनरी ब्लैडर के पास। कहाँ पे जाना है, यूरिनरी ब्लैडर के पास। और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन तब तक स्टोर रहता है जब तक सीएनएस से सिग्नल नहीं आता। और ये सिग्नल वॉलंटरी होता है, मतलब जब हम चाहेंगे तब ये सिग्नल आएगा। ठीक है, तो ये सिग्नल कैसा है, वॉलंटरी, कि जब हम चाहेंगे तभी हम यूरिन को बॉडी से पास आउट करेंगे। तो यूरिन बना कहाँ पे, नेफ्रॉन में। बॉडी से बाहर यूरिन तब निकलेगा जब एक वॉलंटरी सिग्नल आएगा। कहाँ से आएगा सिग्नल, सीएनएस से। कहाँ से आएगा, सीएनएस से। ठीक है, और स्टोर कहाँ पे होता है यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लैडर में। अब ये जो सिग्नल आया है सीएनएस से इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद द यूरिन। अब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आ गया तो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होगा, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होगा। उसके स्ट्रेच होने की वजह से सिग्नल जाता है किसके पास, सीएनएस के पास। किसके पास जाएगा, सीएनएस के पास। In response, the stretch receptors on the walls of the bladder send signals to the CNS। देखो, यूरिनरी ब्लैडर क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, और इसके लिए यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है ना, वहां पे कुछ रिसेप्टर है, उनको हम बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। और वो स्ट्रेच रिसेप्टर अब सिग्नल भेजेंगे किसके पास, सीएनएस के पास। किसके पास सिग्नल भेजेंगे, सीएनएस के पास। द सीएनएस passes on motor messages to initiate the contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral sphincter causes the release of urine। देखो, अब सीएनएस जो है वो उसके पास सिग्नल आया। सीएनएस जब वापस कुछ भी हमें बोलता है ना हमारी बॉडी को कि हाँ अब ये काम करो, शुरू में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 10 से ही पढ़ते आ रहे, किसी गर्म चीज के ऊपर हाथ रखा तो वो सिग्नल पहले सीएनएस तक जाएगा ना। अब सीएनएस वापस भी तो भेजेगा सिग्नल को कि हाथ हटा, है ना। तो सीएनएस जो वापस सिग्नल भेजता है वो मोटर सिग्नल होता है। कौन सा सिग्नल होता है, मोटर सिग्नल। तो हुआ क्या कि यूरिन बना नेफ्रॉन के अंदर, फिर वो बना हुआ यूरिन गया यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ पे गया, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर रहता है, तब तक स्टोर रहता है जब तक हम नहीं चाहते। ठीक है, तो एक वॉलंटरी सिग्नल आएगा, वो सिग्नल कहाँ से आता है, सीएनएस से। लेकिन सीएनएस को कैसे पता चला कि अब यूरिन पास आउट करना है, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरा भर गया। ठीक है, पूरा भर गया तो उसकी वॉल पे प्रेजेंट है स्ट्रेच रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट है, स्ट्रेच रिसेप्टर। वो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, उन रिसेप्टर्स ने सिग्नल भेजा किसके पास, सीएनएस के पास। अब सीएनएस वापस कुछ रिस्पांस भी तो देगा ना, तो सीएनएस ने अपना रिस्पांस भेजा थ्रू मोटर सिग्नल। किसके थ्रू भेजा, मोटर सिग्नल के थ्रू। अब मोटर सिग्नल क्या करता है, जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है, जो यहाँ पे स्मूथ मसल्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में क्या प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स। उन स्मूथ मसल्स को सीएनएस बोलेगा कि तुम रिलैक्स हो जाओ। क्या बोलेगा, कि तुम रिलैक्स हो जाओ। अब यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स रिलैक्स होगी तो अब वहां पे प्रेजेंट है स्पिंक्चर। क्या प्रेजेंट है, स्पिंक्चर। स्पिंक्चर क्या होता है, जो किसी, अगर वो बंद होगा तो वो चीज रुकी रहेगी, अगर स्पिंक्चर खुल गया तो वो चीज बाहर चली जाएगी। तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है यूरिथ्रल स्पिंक्चर। क्या प्रेजेंट है, यूरिथ्रल स्पिंक्चर। तो जैसे ही हमारा यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स हुआ वो यूरिथ्रल स्पिंक्चर खुल गया। यूरिथ्रल स्पिंक्चर अगर खुल गया तो यूरिन बॉडी से बाहर चला जाएगा।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? पहले क्या हुआ, यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर गया तो उसकी वॉल पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर थे वो एक्टिवेट हो गए, उन्होंने सिग्नल भेजा किसके पास, सीएनएस के पास। सीएनएस ने वापस सिग्नल भेजा, कौन से सिग्नल, मोटर सिग्नल भेजा। मोटर सिग्नल ने क्या बोला यूरिनरी ब्लैडर को कि तू अपनी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर ले। अब उसकी स्मूथ मसल्स रिलैक्स होगी तो जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर था वो खुल गया, यूरिथ्रल स्फिंक्टर खुल गया तो यूरिन बॉडी से बाहर है, पास आउट हो जाता। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई, पहले कॉन्ट्रैक्टेड थी ना, शुरू में कॉन्ट्रैक्टेड थी, ठीक है, वो सिग्नल आया तो उसकी वजह से स्मूथ मसल्स क्या थी, कॉन्ट्रैक्टेड थी। अब क्या होगी, साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर। यूरिथ्रल स्फिंक्टर को क्या कर दिया, अब रिलैक्स कर दिया। रिलैक्स कर दिया तो अब यूरिन बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। जो सिग्नल आया है उसकी वजह से तो स्मूथ मसल्स क्या हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, क्योंकि हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या पढ़ा था, कोई भी मसल की मूवमेंट कब होगी, जब उसमें होगा कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा उसमें, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और रिलैक्सेशन किसका हो गया, यूरिथ्रल स्फिंक्टर का। यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया तो अब यूरिन बॉडी से बाहर है, चला जाएगा। The process of release of urine is called micturition। जो हम हमारी बॉडी से यूरिन बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, micturition बोलते हैं। And the neural mechanism causing it is called micturition reflex। और जिस न्यूरल मैकेनिज्म की वजह से हम मिक्चुरेशन कर रहे हैं उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। बॉडी से यूरिन बाहर निकालने की प्रोसेस मिक्चुरेशन, और जिस न्यूरल मैकेनिज्म की वजह से वो हो रही है वो होगा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्या होगा, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। एक अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट करता है ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। एक दिन में कितना यूरिन पास आउट करते हैं हम, 1 to 1.5 लीटर, ठीक है। द यूरिन फॉर्म्ड, अब यहाँ से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यूरिन बनता है उसका कलर होता है लाइट येलो। यूरिन का कलर कैसा होगा, लाइट येलो। ये एक फ्लूइड है, लेकिन कैसा फ्लूइड है, वाटरी फ्लूइड। यूरिन क्या है, एक वाटरी फ्लूइड है। कलर कैसा होगा, लाइट येलो। और हमारा यूरिन थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है। यूरिन क्या है, स्लाइटली एसिडिक है। पीएच कितना होगा यूरिन का, लगभग 6। पीएच कितना होगा, लगभग 6 होगा, ठीक है। और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, ऑर्डर मतलब स्मेल, ठीक है। इसकी क्या होगी, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होगी, मतलब एक पर्टिकुलर स्मेल होती है इसकी। उसके बाद है वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट, अच्छा, ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। हर दिन हम हमारे यूरिन के थ्रू कितना यूरिया बाहर फेंकते हैं, 25 to 30 ग्राम, ठीक है। हमारा यूरिन कितना निकलता है पूरे दिन में, 1 to 1.5 लीटर। और उस यूरिन में यूरिया कितना होगा, 25 to 30 ग्राम होगा, ठीक है। वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। जो ये यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब कलर में लाइट येलो है, थोड़ा सा एसिडिक है, इसको अलग अलग कंडीशंस अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे अगर किसी पर्सन में कोई बीमारी है तो उसके यूरिन का कलर लाइट येलो नहीं आएगा, वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा। किसी में अगर यूरिन ज्यादा एसिडिक हो गया तो भी यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया, मतलब उसमें कोई बीमारी होगी, है ना। तो यूरिन देख के हम डायग्नोसिस कर सकते हैं बहुत सारी डिजीजेस का। Analysis of urine helps in clinical diagnosis of many metabolic disorders as well as malfunctioning of the kidney। अगर किसी पर्सन का यूरिन नॉर्मल नहीं है तो हमें ये पता चलेगा कि या तो उसके मेटाबॉलिज्म में दिक्कत है या उसकी किडनी में दिक्कत है, ठीक है। माल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज प्रॉपर काम नहीं करती, अच्छे से काम नहीं करती, तो उसको क्या बोलते हैं, माल फंक्शनिंग। तो यूरिन का सैंपल एनालाइज करके हम 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला क्या, कि पर्सन का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो सही नहीं है। दूसरा, किडनी की माल फंक्शनिंग है, मतलब किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही। जैसे अगर किसी के यूरिन में ग्लूकोज मिलता है तो हम कहेंगे उसको ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसूरिया। अगर किसी के यूरिन में कीटोन बॉडीज मिलती है तो उसको हम बोलेंगे कीटोयूरिया। क्या बोलेंगे, कीटोयूरिया, सॉरी क्या बोलेंगे, कीटोयूरिया, ठीक है। और ये दोनों इंडिकेटिव है डायबिटीज मेलाइटस की। किसके इंडिकेटिव है, डायबिटीज मेलाइटस के। अब हमारे पास एनसीईआरटी में 2 डायबिटीज है, एक डायबिटीज मेलाइटस और एक डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस कैसे याद रखेंगे, यूरिन में आ रहा है हमारे पास कीटोन या ग्लूकोज, मतलब हमारा यूरिन मैला हो गया ना, यूरिन मैला हो गया तो क्या याद रखेंगे, डायबिटीज मेलाइटस। क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस होगा, ठीक है। इंसिपिडस भी देखिए, हमने क्या देखा, शुरू में
जो यूरिन है वो बना कहाँ पे है? नेफ्रॉन में। यूरिन बनता कहाँ पे है? नेफ्रॉन में। अब लिखते जाओ साथ साथ, यूरिन बनता कहाँ पे है? नेफ्रॉन में। लेकिन ये यूरिन अब स्टोर होने के लिए किसके पास जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर के पास जाता है। जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा भर गया, यूरिनरी ब्लैडर जब पूरा भर गया तो उसकी वॉल पे क्या प्रेजेंट है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्या प्रेजेंट है? स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स सिग्नल भेजेंगे, किसके पास सिग्नल भेजेंगे? सीएनएस के पास। किसके पास सिग्नल भेजा? सीएनएस के पास। सीएनएस अब कुछ ना कुछ फैसला लेगा, है ना? तो वो वापस किसके थ्रू भेजेगा? मोटर सिग्नल। क्या देगा? मोटर सिग्नल देगा। अब ये मोटर सिग्नल यहाँ पे प्रेजेंट है स्मूथ मसल्स। क्या प्रेजेंट है? स्मूथ मसल्स। ये मोटर सिग्नल उन स्मूथ मसल्स का कराएगा कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल्स का तो क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। और यहाँ पे प्रेजेंट है स्पिंक्चर। क्या प्रेजेंट है? स्पिंक्चर। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा में क्या प्रेजेंट है? यूरिथ्रल स्पिंक्चर। यहाँ पे क्या है? यूरिथ्रल स्पिंक्चर। तो यूरिथ्रल स्पिंक्चर का ये करा देगा रिलैक्सेशन। यूरिथ्रल स्पिंक्चर का क्या करा देगा? रिलैक्सेशन। अगर यूरिथ्रल स्पिंक्चर रिलैक्स हो गया तो अब यहाँ से यूरिन बाहर निकल जाएगा, ठीक है? और यूरिन जो बाहर निकालने की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। और मिक्चुरेशन में जो न्यूरल मैकेनिज्म इन्वॉल्व है उस न्यूरल मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलेंगे। फिर हमने देखा कि एक दिन में जो एक हेल्दी अडल्ट इंडिविजुअल होता है वो कितना यूरिन पास आउट करता है? 1 to 1.5 लीटर पर डे, एक दिन में। इसके अंदर यूरिया कितना पास आउट करेंगे हम? 25 to 30 ग्राम यूरिया हम बाहर निकालते डेली। अब यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। कलर कैसा होगा यूरिन का? हेल्दी इंडिविजुअल में कलर कैसा होगा? लाइट। कलर कैसा होगा? लाइट येलो। और क्या था? थोड़ा सा, हाँ ये क्या है? यूरिन क्या है? एक वाटरी फ्लूइड। क्या है? एक वाटरी फ्लूइड है। ये होगा थोड़ा सा एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि पीएच कितना है? 6। पीएच कितना है? 6। और क्या था? कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। हाँ, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होगी, पर्टिकुलर स्मेल होती है इसकी। अगर किसी का यूरिन ऐसा नहीं है मतलब उसमें कोई ना कोई बीमारी है ना? बीमारी या तो होगी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, है ना? डिजीज या तो होगी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड या होगी किडनी की माल फंक्शन, या होगी किडनी की माल फंक्शन। उसके बाद क्या देखा हमने? या तो ग्लूकोज मिलेगा। हाँ, अगर यूरिन में, यूरिन का डायग्नोसिस किया, अगर यूरिन में मिला ग्लूकोज तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसूरिया। अगर उसमें मिली कीटोन बॉडीज, यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज मिली तो बोलेंगे कीटोन्यूरिया। क्या बोलेंगे? कीटोन्यूरिया। अगर किसी भी पर्सन के यूरिन में इन दोनों में से कुछ भी मिल रहा है या दोनों मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे उस पर्सन को क्या हो गया है? डायबिटीज मेलाइटस। यूरिन मैला हो गया उसका, ठीक है? अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस। ये कब होता है? देखो, एडीएच पढ़ लिया हमने। एडीएच क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब इंसिपिडस में तुम्हारे पास इन आ रहा है। क्या आ रहा है? इन से याद रखो इनसफिशिएंट। इनसे क्या याद रखोगे? इनसफिशिएंट। अगर तुम्हारे पास इनसफिशिएंट एडीएच है, इनसफिशिएंट एडीएच है तो क्या कोई डायूरेसिस को रोक पाएगा? अब डायूरेसिस नहीं रुकेगा। डायूरेसिस नहीं रुकेगा मतलब यूरिन से बहुत ज्यादा वाटर बाहर चला जाएगा। यूरिन से बहुत ज्यादा वाटर बाहर चला गया तो अब बॉडी में हो जाएगा डिहाइड्रेशन। अब क्या होगा बॉडी में? डिहाइड्रेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी बाहर निकल गया ना यूरिन के थ्रू। तो इस कंडीशन को बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस किससे रिलेटेड है? एडीएच से। जब भी एडीएच इनसफिशिएंट होगा तो तुम्हें क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस होगा, ठीक है? और अगर यूरिन मैला हो गया तो होगा डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है?
टॉपिक है हमारा रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। अब तक एक्सक्रीशन हमने सिर्फ किसके थ्रू पढ़ा है? किडनी के थ्रू, है ना, कि एक्सक्रीशन करने में किसका रोल है? किडनी का। पर हमारी बॉडी में और भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या क्या है? अदर देन किडनीज, लंग्स, लिवर एंड स्किन आल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट बनते हैं। सबसे शुरू में पढ़ा था एक्सक्रीटरी वेस्ट, क्या क्या था? अमोनिया था, यूरिया था, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और आयंस, ये सारे क्या थे? एक्सक्रीटरी वेस्ट, है ना। अब हमारी बॉडी से हमने क्या बाहर निकाला है? यूरिया। क्या बाहर निकाला है? यूरिया। तो हम क्या हैं? अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक या यूरिकोटैलिक? यूरियोटैलिक। हम क्या हैं? यूरियोटैलिक, क्योंकि हमने हमारी बॉडी से बाहर निकाला है यूरिया। तो यूरिया तो हमने बाहर निकाल दिया किडनी की हेल्प से, है ना, तो वो तो हमने एक्सक्रीशन देख लिया किस तरीके से हुआ। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें बन रही है बॉडी में, जैसे CO2 है। क्या CO2 को हम बॉडी में अंदर इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो CO2 को हमें बाहर फेंकना है। कौन से ऑर्गन की हेल्प से बाहर फेंकते हैं? लंग्स। कौन से ऑर्गन की हेल्प से? लंग्स। तो लंग्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं ना, क्योंकि CO2 भी क्या है? एक एक्सक्रीटरी वेस्ट। उस एक्सक्रीटरी वेस्ट को कौन से ऑर्गन की हेल्प से निकाल रहे हैं? लंग्स। तो लंग्स भी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। तीन ऑर्गन्स जो किडनी के अलावा हमारी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, पहला है लंग्स, दूसरा लिवर और तीसरा है स्किन। ठीक है, पसीना आता है ना, पसीना भी क्या है? एक्सक्रीटरी वेस्ट। ठीक है, तो उसको किसके थ्रू बाहर निकालते हैं? स्किन के थ्रू। तो तीन और चीजें जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी, पहला लंग्स, दूसरा लिवर, तीसरा स्किन। पहले लंग्स की बात करूं, our lungs remove large amounts of CO2, लगभग 200 ml per minute and also significant quantities of water every day। जो हमारा लंग्स है वो थोड़ी बहुत अमाउंट, थोड़ी बहुत नहीं, काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में वाटर भी बाहर निकालता है और CO2 भी बाहर निकालता है। एक मिनट में कितनी CO2 बाहर निकालता है? 200 ml। कितनी? 200 ml। और काफी ज्यादा अमाउंट में वाटर भी बाहर निकालता है। लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? लिवर। ठीक है, सिक्रेट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस। लीवर ऐसे सब्सटेंसेस को सिक्रीट करता है जिन सब्सटेंसेस के अंदर बाइल होता है। ठीक है, लिवर किन को सिक्रीट करेगा? जिनमें बाइल होता है। अब ये कौन कौन से हैं? पहला है बिलिरुबिन। पहला क्या है? बिलिरुबिन। दूसरा है बिलीवर्डिन। दूसरा क्या है? बिलीवर्डिन। तीसरा कोलेस्ट्रॉल, ये तो सुना होगा, है ना। तीसरा क्या है? कोलेस्ट्रॉल। फोर्थ है डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन। ऐसे स्टेरॉइड हार्मोन जो डिग्रेड हो चुके हैं, टूट चुके हैं, उनको भी ये सिक्रीट करेगा। फोर्थ है विटामिन्स एंड फिफ्थ है ड्रग्स। ठीक है, फोर्थ क्या है? विटामिन्स और फिफ्थ क्या है? ड्रग्स है। ठीक है, तो जो हमारा लिवर है वो ऐसी चीजों को सिक्रीट करता है जिनके अंदर है बाइल। जिनमें क्या है? बाइल है। पहला बिलिरुबिन। पहला क्या है? बिलिरुबिन। दूसरा है बिलीवर्डिन, बिलिवर्डिन। तीसरा कोलेस्ट्रॉल। फोर्थ होगा डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन। फोर्थ क्या होगा? डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन। फिफ्थ होगा विटामिन और सिक्स्थ होगा ड्रग्स। 6 हो गए। ठीक है, 5 बोल दिए। Most of these substances ultimately pass out along with digestive waste। इनमें से ज्यादातर जो substances हैं वो हमारी बॉडी से पास आउट हो जाते हैं, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। किसके थ्रू? डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू। ठीक है, जो सुबह सुबह तुम एक्सक्रीशन करते हो ना, उसके थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे, जितने भी ये पढ़े हमने। उसके बाद आते हैं स्किन के बारे में। स्किन में है स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड। स्किन में कौन से ग्लैंड है? स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड है। ठीक है, कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रीशन। ये स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड भी कुछ चीजें रिलीज करते हैं जिनसे ये एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। क्या क्या है? स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड्स इज अ वाटरी फ्लूइड। जो हमारे स्वेट ग्लैंड है वो बनाते हैं स्वेट। क्या बनाते हैं? स्वेट। और स्वेट है एक वाटरी फ्लूइड। स्वेट क्या है? एक वाटरी फ्लूइड। अब स्वेट में होता क्या क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। स्वेट में होता है NaCl। स्वेट में क्या होता है? NaCl। ठीक है, थोड़ी बहुत अमाउंट में उसमें होगा यूरिया, स्मॉल अमाउंट्स में क्या होगा? यूरिया। और होता है उसमें लैक्टिक एसिड। और क्या होगा? लैक्टिक एसिड। और भी बहुत कुछ होता है, 3 चीजें लिखी है इन्होंने। हमारे पास स्किन के अंदर प्रेजेंट है स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स ने बनाया स्वेट। स्वेट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? पहला NaCl, दूसरा स्मॉल अमाउंट्स में यूरिया और तीसरा लैक्टिक एसिड। ठीक है, उसके बाद the primary function of sweat is to facilitate the cooling effect on the body surface, it also helps in the removal of some of the wastes mentioned above। अब
एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। जो हमारे स्वेट ग्लैंड है उनका प्राइमरी फंक्शन यानी मेन फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देना, है ना। जब भी बॉडी से स्वेट बाहर निकलता है, क्यों निकलता है, क्योंकि बॉडी का खुद का मैकेनिज्म है ताकि बॉडी रहे कूल, ठीक है। तो बॉडी को कूल रखने के लिए स्वेट ग्लैंड्स रिलीज करते हैं स्वेट, ठीक है। तो हमें पसीना क्यों आता है, ताकि हमारी बॉडी कूल रहे। और वो कहाँ से आता है, कौन से ग्लैंड से, स्वेट ग्लैंड से। तो स्वेट ग्लैंड्स का प्राइमरी फंक्शन तो क्या है, बॉडी को कूल रखना। लेकिन सेकेंडरी फंक्शन क्या है, ये सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालना बॉडी से। जैसे पहला NaCl, दूसरा स्मॉल अमाउंट्स में यूरिया और तीसरा लैक्टिक एसिड। अब बात करते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स की। सेबेशियस ग्लैंड्स एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस, क्या क्या, स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस थ्रू सीबम। अब जो सेबेशियस ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करते हैं सीबम। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, सीबम। और सीबम के अंदर क्या क्या होता है, स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन और वैक्स। क्या क्या होगा, स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन और वैक्स। स्वेट में क्या क्या था, लैक्टिक एसिड, बस। और सीबम में क्या क्या है, स्टीरोल्स और वैक्सेस, ठीक है। This secretion provides a protective oily covering for the skin. अब ये जो सिक्रीशन आ रहे हैं ना, स्टीरोल हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया और वैक्स हो गया, ये हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देते हैं ना। सुबह सुबह उठते हैं, निकला मिलता है ना बहुत सारा तेल, वो कौन रिलीज कर रहे हैं, सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। तो वो हमारी स्किन के ऊपर एक ऑयली कवरिंग बना देता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। Do you know that small amounts of nitrogenous waste can also be waste could be eliminated through saliva too. तो सलाइवा जो है वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ऊपर इन्होंने मेंशन नहीं किया, पर थोड़े बहुत नाइट्रोजनस वेस्ट सलाइवा के थ्रू भी बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो किडनी के अलावा एक्सक्रीशन में कौन कौन हेल्प कर रहा है, पहला लंग्स, दूसरा लिवर, तीसरा स्किन, ठीक है। लंग्स जो है वो रिमूव करेगा CO2 और वाटर, CO2 और वाटर। कितने CO2 रिमूव करेगा एक दिन में, हाँ 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी, 200 ml, ठीक है। और काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में वाटर भी रिमूव करता है। उसके बाद हमने देखा लिवर। लिवर जो है वो ऐसी चीजें सिक्रीट करता है जिनके अंदर होगा बाइल, है ना। पहला क्या है, बिलीरुबिन, दूसरा है बिलीवर्डिन, तीसरा है कोलेस्ट्रॉल, फोर्थ है डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, फिफ्थ है विटामिन, सिक्स्थ है ड्रग्स, ठीक है। ये था लिवर का। लिवर के बाद क्या आ गया, स्किन। लिवर के बाद है स्किन। अब स्किन के पास दो टाइप के ग्लैंड, एक तो स्वेट ग्लैंड और एक सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन है स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड का सिक्रीशन है सीबम। सेबेशियस ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा, सीबम। अब स्वेट में क्या क्या होता है, NaCl, स्मॉल अमाउंट्स में यूरिया और लैक्टिक एसिड। और क्या होगा, लैक्टिक एसिड। जबकि जो सीबम है, सीबम में क्या क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, स्टीरोल और वैक्स। हाइड्रोकार्बन, स्टीरोल और वैक्स, ये होते हैं सीबम के अंदर, ठीक है। ये हमारी स्किन को प्रोटेक्टिव कवरिंग देते हैं। हमारी स्किन मतलब ऑयली हो जाती है, स्टिकी हो जाती है थोड़ी इसकी वजह से, जिसकी वजह से स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। फिर हमने देखा सलाइवा भी नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं डिसऑर्डर्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, अ कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया व्हिच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर। देखो हम बॉडी से बाहर क्या निकाल रहे हैं, हम यूरियोटेलिक है ना, यूरियोटेलिक है तो हम बॉडी से बाहर क्या निकाल रहे हैं, यूरिया। अगर हमारी किडनी में माल फंक्शनिंग हो जाए, मतलब अगर हमारी किडनी ढंग से काम ना करे, तो बॉडी में क्या इकट्ठा हो जाएगा, यूरिया। बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा यूरिया, और इस कंडीशन को बोलते हैं यूरेमिया। क्या बोलेंगे, यूरेमिया। तो जब भी बॉडी में यूरिया इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं यूरेमिया। क्या बोलेंगे, यूरेमिया। क्या बोलेंगे उसको, यूरेमिया बोलेंगे। लेकिन क्या यूरेमिया तुम्हें लग रहा है हमारी बॉडी के लिए सही है, यूरेमिया हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। अगर किसी पर्सन में किडनी की माल फंक्शनिंग की वजह से यूरेमिया हो गया तो उसमें चांसेस है कि उसकी किडनी फेल हो सकती है, ठीक है। तो उसमें किडनी फेलियर हो सकता है। उसके बाद इन सच पेशेंट्स यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। अगर किसी पेशेंट में यूरेमिया हो गया है तो उसमें हमें करना पड़ेगा हीमोडायलिसिस। क्या करना पड़ेगा, हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा, ताकि उसकी बॉडी से यूरिया हमें बाहर निकाल सके, ठीक है। ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी। अब ये प्रोसेस बिल्कुल ध्यान से समझना।
Blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin. तो उस पोर्शन की एक कन्वीनियंट आर्टरी मतलब देखेंगे पहले कि हाँ भाई ये आर्टरी ठीक है, यहाँ से हम ब्लड निकाल सकते हैं। तो पहले हमने एक सही आर्टरी ढूंढी, उस आर्टरी को ढूंढ के हम उस पर्सन का ब्लड निकाल लेंगे, ठीक है। अब उस ब्लड को हम रखेंगे डायलाइजिंग यूनिट में। किसमें रखेंगे? डायलाइजिंग यूनिट में। डायलाइजिंग यूनिट क्या है? एक ऐसा चैम्बर है, मान लो एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर हमें उस पर्सन के ब्लड का डायलिसिस करना है। हीमोडायलिसिस का मतलब क्या है? ब्लड का डायलिसिस करना, यानी ब्लड से क्या निकालना? यूरिया। ब्लड से क्या निकालना है? यूरिया। तो इसके लिए हमने एक यूनिट बनाई हुई, मान लो एक चैम्बर बनाया हुआ, उसको हम बोल रहे हैं डायलाइजिंग यूनिट। क्या बोल रहे हैं? डायलाइजिंग यूनिट। अब हमने पर्सन की बॉडी से क्या निकाल लिया? ब्लड। आर्टरी से निकाला है, वेन से? आर्टरी से। उसकी आर्टरी से हमने ब्लड निकाल लिया। इस ब्लड को हम डालेंगे इस चैम्बर में, जिसको हम बोल रहे हैं डायलाइजिंग यूनिट। लेकिन यहाँ ब्लड डालने से पहले हमें इस डायलाइजिंग यूनिट में एक एंटीकोगुलेंट डालना होगा। क्या डालना होगा? एंटीकोगुलेंट। क्योंकि जैसे ही ब्लड बाहर आएगा, ब्लड हो जाएगा कोगुलेंट। ब्लड बाहर हो जाएगा कोगुलेंट। तो हमें इस डायलाइजिंग यूनिट में डालना होगा एंटीकोगुलेंट। और एंटीकोगुलेंट कौन सा डालेंगे? हेपेरिन। क्या डालेंगे? हेपेरिन, ताकि ब्लड कोगुलेट ना हो जाए। उसके बाद द यूनिट, जो हमारी डायलाइजिंग यूनिट है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है एक ट्यूब। क्या होगी? एक ट्यूब। उस ट्यूब का नाम है सेलोफेन ट्यूब। ट्यूब का नाम क्या है? सेलोफेन ट्यूब। और इसकी शेप कैसी है? कॉइल। शेप कैसी है? कॉइल, ठीक है। सराउंडेड बाय अ फ्लूइड। और ये जो ट्यूब है ना, इसके आसपास एक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड का नाम है डायलाइजिंग फ्लूइड। फ्लूइड का नाम क्या है? डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है। बना के देखेंगे इसको, एक बार पढ़ लो बस। उसको बोलेंगे डायलाइजिंग फ्लूइड हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उस पर्सन का ब्लड है ना, वैसा ही प्लाज्मा होगा इसमें। बस ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, इसमें क्या एब्सेंट होंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट, है ना। अगर यूरेनिया के लिए कर रहे हैं तो इसमें यूरिया एब्सेंट होगा। अब जो ट्यूब है, ट्यूब की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? सेलोफेन मेम्ब्रेन। ये सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है पोरस। सेलोफेन मेम्ब्रेन कैसी होगी? पोरस होगी। अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से मॉलिक्यूल्स पास आउट होंगे। एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड, these substances freely move out there by cleaning the blood. The cleared blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin to it. This method is a boon for thousands of uremic patients all over the world. देखो ध्यान से समझना, हम क्या देख रहे हैं? बीमारी कौन सी देख रहे हैं? यूरेनिया। क्या देख रहे हैं? यूरेनिया। अगर किसी पर्सन की बॉडी में किडनी में माल फंक्शनिंग होगी तो उसकी किडनी अब यूरिया बाहर नहीं निकाल पाएगी, तो बॉडी में यूरिया इकट्ठा होता रहेगा। कंडीशन को क्या बोलेंगे? यूरेनिया। तो हमें उस पर्सन के ब्लड से, उस पर्सन के ब्लड में अभी क्या प्रेजेंट है? यूरिया। उसके ब्लड में क्या है? यूरिया। हमें ये यूरिया बाहर निकालना है, जिसके लिए हम कौन सी प्रोसेस करेंगे? हीमोडायलिसिस। क्या करेंगे? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के लिए हमने एक चैम्बर बना लिया, ये चैम्बर बना लिया। इस चैम्बर का नाम क्या है? डायलाइजिंग यूनिट। क्या नाम है? डायलाइजिंग यूनिट। डायलाइजिंग यूनिट नाम है इसका। अब इसके अंदर प्रेजेंट होती है ट्यूब। क्या प्रेजेंट है इसमें? एक ट्यूब प्रेजेंट है, और वो ट्यूब है कॉइल्ड, है ना। कॉइल्ड ट्यूब। और नाम क्या है इसका? सेलोफेन ट्यूब। नाम क्या है? सेलोफेन ट्यूब, ठीक है। अब ये जो सेलोफेन ट्यूब है, कॉइल्ड है, ठीक है। शेप कैसी है इसकी? कॉइल्ड। अब इसके आसपास भरा हुआ है फ्लूइड। इसके आसपास क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड को बोलेंगे डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या बोलेंगे? डायलाइजिंग फ्लूइड। और ये जो सेलोफेन ट्यूब है, इसकी मेम्ब्रेन होगी। मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा? सेलोफेन मेम्ब्रेन। ये सेलोफेन मेम्ब्रेन में ना छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे पोर। तो ये मेम्ब्रेन कैसी है? पोरस। कैसी है? पोरस। अब देखो यहाँ पर्सन है, पर्सन की बॉडी से हमने एक कन्वीनियंट आर्टरी ढूंढी, उस आर्टरी से हमने क्या निकाला? ब्लड। उसकी आर्टरी से हमने क्या निकाला? लेकिन उसके ब्लड में साथ में क्या प्रेजेंट है? यूरिया। उसके ब्लड में क्या प्रेजेंट है? साथ में यूरिया प्रेजेंट है। अब इस ब्लड को हम किस में डालेंगे? सेलोफेन ट्यूब में। इस ब्लड को किस में डालेंगे? हाँ, सेलोफेन ट्यूब में डालने से पहले इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? हेपेरिन। क्या डालेंगे?
हेपेरिन डालेंगे। हेपेरिन क्या है? एक एंटी कोगुलेंट। क्या है? एक एंटी कोगुलेंट, मतलब ये ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देगा, ये ब्लड को जमने नहीं देगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या डाला? हेपेरिन, फिर डाल दिया पर्सन का ब्लड। अब यहाँ पे आ गया ब्लड, यहाँ पे हमने क्या भरा हुआ है? डायलाइजिंग फ्लूइड। देखो, डायलाइजिंग फ्लूइड ब्लड ही है, और वो ब्लड बिल्कुल वैसा है जैसा उस पर्सन का ब्लड है, बस पर्सन के ब्लड में एक चीज एक्स्ट्रा है, और वो एक्स्ट्रा चीज क्या है? यूरिया। क्या है? यूरिया, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इसमें हमने पर्सन का ब्लड डाला है, उस ब्लड में एक चीज एक्स्ट्रा है, बस यूरिया। तो और यहाँ भी वैसा ही ब्लड है जैसा पर्सन का ब्लड है, बस यहाँ पे क्या एब्सेंट है? यूरिया। यानी इसमें भी ब्लड भरा हुआ है और इस ट्यूब में भी ब्लड भरा हुआ है, बस यहाँ पे यूरिया एब्सेंट है। यहाँ पे यूरिया एब्सेंट है और ट्यूब में यूरिया प्रेजेंट है। अब तुम बताओ, यूरिया ज्यादा कहाँ पे है? ट्यूब में। यूरिया ज्यादा कहाँ पे है? ट्यूब में। और ट्यूब कैसी है? पोरस। ट्यूब कैसी है? पोरस। हमेशा चीजों की मूवमेंट कैसे होती है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो क्या तुम्हें नहीं लगता यूरिया इस ट्यूब से निकल के इस ब्लड में आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो इस पर्सन का ब्लड क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर, है ना। क्यों हो जाएगा क्लियर? क्योंकि उसके ब्लड में क्या था? यूरिया। वो यूरिया अब इस पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ जाएगा तो उस पर्सन का ब्लड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्लियर ब्लड है इसको वापस डाल देंगे पर्सन की बॉडी में। वापस किसके थ्रू डालोगे? वेन के। वापस किसके थ्रू डालोगे? वेन के थ्रू डालोगे। उससे पहले एंटीकोगुलेंट। हाँ, लेकिन जब उसकी बॉडी में, ये वेन में तुम डालोगे जो साफ हुआ ब्लड, इससे पहले तुम्हें डालना होगा एंटी हेपेरिन। क्या डालोगे? एंटी हेपेरिन बोलो या एंटी कोगुलेंट बोलो। ठीक है, तो जब बॉडी से निकालोगे तो डायलाइजिंग फ्लूइड में डालोगे हेपेरिन, और जब साफ ब्लड बॉडी से जब निकाला है, हेपेरिन था ना एंटीकोगुलेंट। मैंने क्या बोला? आपने अभी इसको भी एंटीकोगुलेंट बोला है, आपने एंटी हेपेरिन को भी। एंटी हेपेरिन और हाँ, एंटीकोगुलेंट। ये एंटी हेपेरिन है, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि हेपेरिन क्या था? एंटी कोगुलेंट था। ठीक है, तो अभी हम डालेंगे उसकी बॉडी में एंटी हेपेरिन। अब एंटी हेपेरिन डालेंगे ना, ताकि ब्लड, एंटी हेपेरिन तो डालोगे, लेकिन हेपेरिन था एंटी कोगुलेंट, मतलब वो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देगा। अब वापस से अगर ब्लड डाल रहे हैं तो उससे पहले डालना पड़ेगा एंटी हेपेरिन। बस इतना याद रखो, क्या डालेंगे? एंटी हेपेरिन डालेंगे वापस से जब उसकी बॉडी में ब्लड डालो, क्योंकि अब डाला हमने बिल्कुल साफ ब्लड। ठीक है, किसके थ्रू डालोगे ब्लड? वेन के थ्रू डालो। ठीक, नेक्स्ट है किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर, यानी किडनी फेलियर। अगर किसी पर्सन के अंदर किडनी फेलियर हो गया, किडनी उसकी फेल हो गई, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर मतलब, एक्यूट का मतलब क्या होता है? एक्यूट, एक्यूट का मतलब वैसे तो कम होता है। ठीक है, अगर किसी पर्सन की किडनी फेल हो गई है, उसके अंदर रीनल फेलियर है, तो उसके अंदर कर सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्या कर सकते हैं? किडनी ट्रांसप्लांटेशन, वही फाइनल मेथड है उसके लिए। A functioning kidney is used in transplantation from a donor, preferably a close relative. अगर तुम किसी में किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना चाहते हो तो क्या किसी की भी किडनी लगा दोगे? नहीं, उसके लिए पहले एक सुटेबल डोनर ढूंढना पड़ेगा, जो कि होना चाहिए उसका क्लोज रिलेटिव। ठीक है, क्यों क्लोज रिलेटिव क्यों होना चाहिए? वरना इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा, है ना। तुम लोगों ने तो पढ़ा है CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना, वो उसको क्या कर देती है? रिजेक्ट। ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन इन्वॉल्व होती है? CMI, सेल मीडिएटेड immunity. ठीक है, preferably as a close relative to minimize its chances of rejection by the immune system of the host. host कौन है? जिसके अंदर किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है वो है host। अगर मतलब किसी की भी डाल दी तुमने तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इम्यून सिस्टम क्या कर देगा? उसको रिजेक्ट। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज्ड द सक्सेस रेट ऑफ सच ए कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीनल कैल्कुलाई। ये इंपॉर्टेंट है भाई। रीनल कैल्कुलाई क्या होता है? तुमने पथरी सुना होगा, है ना, तो स्टोन्स बन जाते हैं। अब रीनल कैल्कुलाई क्या है? स्टोन या इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स फॉर्म्ड विद इन द किडनी। किडनी में बन जाते हैं स्टोन। किडनी में क्या बनेंगे? स्टोन। किस किस के होते हैं ये स्टोन? ऑक्सलेट के। ठीक है, ऑक्सलेट ही दिया हुआ है इन्होंने, स्टोन या फिर इनसॉल्युबल मास। ठीक है, किसका?
क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट का। लास्ट आसान है, लास्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आइटिस जहाँ भी आ जाए ना उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, उसका मतलब क्या होता है इन्फ्लेमेशन। ग्लोमेरुलो मतलब किसका इन्फ्लेमेशन होगा, ग्लोमेरुलस का, ठीक है। तो अगर किडनी में ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन मतलब जलन होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। रीनल कैल्कुलाई में क्या बन रहा है, या तो स्टोन या इनसॉल्युबल मास, किसका, क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट का। और किसका हो सकता है, सॉल्ट कौन सा हो सकता है, ऑक्सलेट, ठीक है। किडनी में अगर स्टोन बन गया या क्रिस्टलाइज्ड मास बन गया, इनसॉल्युबल मास बन गया, किसका, ऑक्सलेट का, है ना, क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स का यानी ऑक्सलेट का, तो क्या बोलेंगे, रीनल कैल्कुलाई, ठीक है, स्टोन या इनसॉल्युबल मास, ठीक है। और लास्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।